नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रोपडार्ट। साथियों, प्रोपडार्ट एक रियल एस्टेट सेगमेंट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन और राया हेरिटेज इन जगह पर रियल एस्टेट में काम करती है। कल हमने एक वीडियो आपको दी थी अपने चैनल के माध्यम से। यमुना प्राधिकरण का एक डीप हमने एनालाइजेशन किया था आने वाले टाइम के लिए, तो उसके कुछ तथ्य हम आज लेकर आए हैं। क्योंकि हमने काफ़ी कमेंट देखे, कुछ कमेंट्स पॉजिटिव हैं, कुछ कमेंट्स लोगों को हर्ट कर गए हैं। देखिए, सत्यता क्या है, जो सच है वो आज ना कल हमें फेस करना पड़ता है और कुछ लोग उसको पचा पाते हैं, कुछ लोग नहीं पचा पाते हैं। तो जो लोग डीप ऑब्जर्वेशन करनी जानते हैं या डीप एनालाइजेशन करना जानते हैं, या जिसने इस बाजार को पहले से देखा है, पिछले 4-5 साल 6 साल से देखा है, या फिर उससे भी 10 साल 15 साल से देखा है, वो अच्छे से भलीभांति इस बात को समझते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ लोग अभी 2 से 3 साल 4 साल में नए आए हैं इस बाजार के अंदर, जिन्होंने न्यूली इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने जिस होप के साथ इन्वेस्टमेंट किया, तो ये बात सही है कि उनको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कहीं ना कहीं उनकी सहमति के हिसाब से, हमारी जानकारी से वो सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक होप के साथ इन्वेस्टमेंट किया था। उनको ये लगता है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, बाजार नीचे क्यों जाएगा, वहाँ से ऊपर जाना चाहिए। हमने तो जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बाजार ऊपर जाएगा, पैसे बढ़ेंगे, रेट बढ़ेगा, जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो बढ़ेगी, उसके हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया है, तो नीचे का कोई कॉलम नहीं होता। लेकिन ये एक सेंटीमेंट का बाजार है, करेक्शन वाला बाजार है, ओवरहीटिंग का बाजार है। इसलिए आपको हर बात से कहीं ना कहीं परिपक्व रहना पड़ेगा, हर बात आपको समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पहलू होते हैं। कहीं आप पॉजिटिव वे में जाते हैं, कहीं आप कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो अभी हम आपको एक एक तथ्य पे बात करेंगे कि हमने जो कल आपको एक वीडियो दी, उसमें हमने दिखाया कि आने वाले 8 से 9 महीने अप्रोक्स अप्रैल मई 2027 तक बाजार में 25% की गिरावट रहेगी। हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे पहलू समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं या आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, तो आप उस बात से सहमत भी होंगे। अभी यहाँ की जो धुरी थी, या जिस धुरी के बिहाफ पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो था एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आज की डेट में डोमेस्टिक रन में आ चुका है। जो हमारे अंतर राज्य फ्लाइट हैं, जो हमारे देश के अंदर वाली फ्लाइट हैं, वो यहाँ पर सारी चल रही हैं, और उन्हीं को लेकर हम एक बार थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं, आपको बताते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं एयरपोर्ट वाला। एयरपोर्ट से क्या साइड इफेक्ट पड़ा है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, या जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखी है उस पर। ईडा 25% रेट में गिरावट आने के मुख्य कारण और महत्वपूर्ण बिंदु, एक एक कारण, एक एक बिंदु हम समझाएंगे। आप उस चीज को किसी भी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, ऑफिशियल ऑनलाइन न्यूज चैनल पर आप उसको सर्च कर सकते हैं कि हमारी जो जानकारी है वो हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहे हैं। जो जानकारी हमें समाचार पत्र के माध्यम से मिली है, उसी पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई तक आकाशा एयर की सीधी उड़ानों पर लगा ब्रेक। आकाशा एयर ने नोएडा नवी मुंबई उड़ानें बंद की। देखिए, हमारे देश की जो आर्थिक राजधानी है वो कहीं ना कहीं बॉम्बे बोला जाता है, कि बॉम्बे से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे देश के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर पैसे की कोई तुलना नहीं है। तो उस राज्य से हर आदमी जुड़ना चाहता है, और कनेक्टिविटी वहाँ के लिए बड़े वॉल्यूम पे रहती है हमेशा। उस जैसी लोकेशन की फ्लाइटें नोएडा एयरपोर्ट से बंद हो गई। कारण सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सुगम कनेक्टिविटी ना होने का कारण।
आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते हैं, आपको मेट्रो भी मिलती है, आपको कैब भी मिलती हैं, आपको बस भी मिलती है, आपको सिटी बस भी मिलती है, सारी सुविधाएं वहां पर लैश हैं। यहां पर अभी उस तरह की सुविधाएं जैसे मेट्रो का ना होना, प्रॉपर सर्विस रोड की कनेक्टिविटी ना होना, एक्सप्रेसवे एकमात्र है अभी जाने का साधन एयरपोर्ट तक, प्रॉपर जो बस इन्होंने चलाई है उनका रूट का लोगों को पता ना होना, ये 2-3 कारण हैं जिसमें कनेक्टिविटी सुगम नहीं है। आगे चलते हैं। खराब कनेक्टिविटी, महंगे किराए के कारण यात्रियों की कमी। आपको सेम प्राइस के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट मिलती है और सेम प्राइस के अंदर और भलकन 1,500 रुपये महंगी आपको नोएडा एयरपोर्ट से मिलती है। तो आप एक यात्री हैं, आपका सबसे पहला डिसीजन होगा जहां सस्ता है मैं वहां जाऊंगा, दूसरा जहां कनेक्टिविटी इजीली है मैं वहां जाऊंगा। जो बंदा ग्रेटर नोएडा, नोएडा में रह रहा है, अगर पर्टिकुलर उसको किसी लोकेशन पे जाना है और उसके टाइम सुगम के हिसाब से फ्लाइट का टाइम है तो वो नोएडा एयरपोर्ट चुन लेता है। अगर उसके टाइम आगे पीछे है तो हर घंटे पर फ्लाइट नहीं है। यहां पर आप दिल्ली एयरपोर्ट जाओगे, आपको हर 15-20 मिनट पर किसी ना किसी एयरलाइंस की फ्लाइट आपको बॉम्बे जाती हुई नजर आएगी, लेकिन यहां पर गिनती की फ्लाइट्स हैं, तो कनेक्टिविटी के कारण लोग यहां तक रीच नहीं कर पाते हैं। और जब लोग यहां तक रीच नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं जो भी एयरलाइंस हैं उनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनकी फ्लाइट्स खाली जा रही थी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जब तक प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हो जाएगी हम तब तक अपनी एयरलाइंस की फ्लाइट को यहां से नहीं स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने एक तय समय के लिए 3 से 4 महीने के टाइम के लिए बोला कि अभी हम यहां की फ्लाइटें रद्द कर देते हैं, क्योंकि उनका जिस हिसाब से एक्सपेंस आ रहा है उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ रहा है और पर डे वो खाली फ्लाइट्स यहां से लेके नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा डिसइंपैक्ट है कि जिस वजह से लोग यहां इन्वेस्ट कर रहे थे वो वजह पूरी नहीं हो पाई और एयरपोर्ट तरीके से रन में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु के लिए भी उड़ानें स्थगित, बॉम्बे उसके बाद बेंगलुरु, दोनों शहरों के लिए यहां से जो फ्लाइट है उनको भी स्थगित कर दिया गया। इन उड़ानों को बंद करने के पीछे नोएडा एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट दोनों ही जगह के लिए सीधे मेट्रो या रैपिड रेल सेवा नहीं होने से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। दोनों जगह के लिए जो फ्लाइट जा रही है यहां पर इनका नंबर ज्यादा था कि भाई 2 फ्लाइट 3 फ्लाइट बॉम्बे जाएंगी, 2-3 फ्लाइट बेंगलोर जाएंगी, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई, लोग नहीं पहुंचे, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि हम बंद कर देते हैं। अभी आगे चलते हैं, इसी के अभी एयरपोर्ट से रिलेटेड बात करेंगे। नोएडा एयरपोर्ट से 28 दिन में सिर्फ 61,287 लोगों ने किया सफर। हर माह 4 लाख से अधिक यात्रियों का था अनुमान। आप ये मान लीजिए कि जहां 4 लाख यात्री जाने थे, एक अनुमान लगाया, वहां केवल 60-62 हजार आदमी यात्री लोग ने यहां से सफर किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है ये। अगर इतना गैप रेगुलर चलेगा तो सारी कंपनियां घाटे में चली जाएंगी और जैसे काफी एयरलाइंस बंद होती हैं उसी तरीके से एक जगह अगर रेगुलर लॉस होगा तो कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट पड़ेगा एयरलाइंस के ऊपर। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने का घाटा आप झेल सकते हैं, लेकिन आप पर डे का घाटा नहीं झेल पाएंगे। मासिक 4 लाख यात्री नोएडा एयरपोर्ट पर 28 दिनों में 61,287 यात्रियों ने सफर किया। मासिक 4 लाख यात्रियों के अनुमान से यह संख्या काफी कम है। अकाशा और इंडिगो ने कम यात्रियों के कारण सेवाएं बदली। जो मैं आपको एक मुख्य कारण बता रहा हूं, वो कम यात्री होने के कारण सेवाएं बदली गई। मेट्रो की कमी यात्रियों की कम संख्या में बड़ी वजह है। हर एक एयरपोर्ट पर आप ये मान लीजिए, अगर कोई इंटरनेशनल या डोमेस्टिक अच्छा एयरपोर्ट है, अच्छे सिटी के अंदर है, तो वहां मेट्रो की कनेक्टिविटी होती है। हर इंसान सुगम कनेक्टिविटी के साथ सफर करना चाहता है। यहां पर इस चीज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ये इंपैक्ट मेट्रो वाला अभी आप मान लो और 5 से 7 साल रहेगा, क्योंकि 5 से 7 साल में आज की डेट में तो ग्राउंड पे मेट्रो का कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब शुरू भी होगा तो उसको 5 से 7 साल का टाइम तो लगेगा।
जहां तक कनेक्टिविटी है वहां से लेके भी 40 किलोमीटर का पैच है। अगर मेट्रो में काम शुरू होता है तो 40 किलोमीटर काम शुरू होगा जब मेट्रो कहीं रन में आएगी। भाई नॉलेज पार्क से अगर मेट्रो शुरू होती है तो 38 किलोमीटर एयरपोर्ट है, टर्मिनल तक पहुंचने में आपको 42-43 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। तो 42 किलोमीटर की एक लाइन बिछा के मेट्रो चलाने के लिए 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। तो आप ये मान ले इस कॉलम को आप नहीं फुलफिल कर सकते अभी तुरंत। हम बोले 3 महीने 4 महीने 6 महीने में ये हो जाएगा, असंभव है। अकाशा के बाद इंडिगो का भी बड़ा फैसला, जेवर एयरपोर्ट से 2 शहरों की उड़ानें बंद। इंडिगो ने चंडीगढ़ और नवी मुंबई की उड़ानें बंद की, पर्याप्त यात्रियों की कमी। मेन इस एयरपोर्ट में अभी सबसे ज्यादा जो फ्लाइट थी वो इंडिगो की हैं, हर एक शहर के लिए। इंडिगो का भी अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है या उसको लॉस हो रहा है तब उसने नवी मुंबई और चंडीगढ़ की फ्लाइट रद्द करी। तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट है ऐसे, आकाशा इंडिगो दोनों ही ने अपनी अपने ऐसे शहरों की फ्लाइट रद्द कर दी जहां के लिए यात्री यहां से निकल ही नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं एक डिसइंपैक्ट है एयरपोर्ट को लेके। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं फिल्म सिटी के ऊपर। फिल्म सिटी की हम एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, हालांकि इसे कई बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ा है। 2021 और 22 में हुई शुरुआती ग्लोबल टेंडर में कोई बिडर नहीं आया। शुरू में भी इसके साथ यही प्रॉब्लम रही कि काफी बार बिडिंग करने की कोशिश की लेकिन बिडर कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत और लीज टर्म को काफी महंगा माना गया था। इसके बाद ईडा ने फेस 1 का आकार घटाकर 230 एकड़ कर दिया और कंसेशन पीरियड को 90 साल तक बढ़ाया। साथ ही फाइनेंशियल टर्म्स में भी बदलाव किया। संशोधित शर्तों के बाद बेवाई भूटानी कंसोर्टियम ने फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए सफलतापूर्वक बोली लगाई। 2025 में कंसोर्टियम का शुरुआती लेआउट प्लान ईडा ने रिजेक्ट किया था क्योंकि ग्रीन एरिया और लैंड यूज से जुड़े नियमों पर आपत्तियां थी। इसके बाद संशोधित लेआउट प्लान जमा किया गया जिसमें फेस 1 में लगभग 80 एकड़ क्षेत्र स्टूडियोज और फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया, जिसे बाद में मंजूरी मिली। फरवरी 2026 में ईडा ने कंसोर्टियम पर फाइनेंशियल क्लोजर में देरी को लेकर साप्ताहिक जुर्माना लगाया। ईडा ने स्पष्ट किया कि कंफर्म फाइनेंसिंग और फंडिंग एलोकेशन प्लान समय पर जमा होना जरूरी है, क्योंकि जमीन लंबे समय तक बिना विकास के नहीं रखी जा सकती। उसके बाद मोम 2 यहां शूट होने वाली पहली फिल्म बनी। इन्होंने एक टेम्परेरी शेड बनाया और वहां पर मोम 2 की इन्होंने शूटिंग की। उसके बाद में वो शेड भी वहां से रिमूव कर दिया गया है। तो आज की डेट में जैसी धरातल पे जमीन पड़ी थी वही धरातल पे जमीन पड़ी है, अभी कोई ऐसा खास डेवलपमेंट नहीं है। 2 मार्च 2026 को ईडा के सेक्टर 21 फिल्म सिटी में शूटिंग का आधिकारिक आगाज हुआ। यहां शुरुआती शूटिंग टेम्परेरी सेट पर हुई। फिल्म सिटी को लेकर बात कर लेते हैं, थोड़ा डीप बात कर लेते हैं। अब से 5 साल पहले 2020 में ही अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर महीने में सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ फिल्म सिटी का। उसके बाद 2 से 3 साल तो ये टेंडरिंग के बीच में रही। पिछली साल 2025 में इसका टेंडर हो गया भूटानी और बोनी कपूर की कंपनी के साथ, दोनों का कंसोर्टियम बना के हो गया। वो अपने हिसाब से इसको डेवलप करना चाहते थे। प्राधिकरण अपना इसमें इन्वॉल्वेशन करते हुए अपनी शर्तों पे डेवलपमेंट कराना चाहती थी। फिर एक बीच का निष्कर्ष निकला कि ठीक है अभी हम 230 एकड़ 40 एकड़ बना लेते हैं। उसमें इन्होंने अपना प्लान शेयर किया, फिर अभी तक ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए यहां पर जो प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं ये एक 5 से 7 साल 10 साल का एक लॉन्ग टाइम का एक सिनेरियो है, लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये सोचें कि शॉर्ट टाइम में कोई काम हो सकता है, वो नहीं होगा। हमने जो कल वीडियो दी थी हमने भी एक शॉर्ट टाइम का आपको ऑब्जर्वेशन दिया कि क्या क्या हो सकता है। पहली चीज एयरपोर्ट का हमने बताया, दूसरा फिल्म सिटी की भी आपको ग्राउंड की स्थिति बता दी कि आज की डेट में क्या। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। जो ग्राउंड पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब सिर्फ प्लॉट लेना काफी नहीं है, ग्राउंड पर इंडस्ट्री भी दिखानी होगी।
करीब 800 इंडस्ट्री प्लॉट एलओटी पर ईडा की सख्ती, कंस्ट्रक्शन में देरी करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। लगातार देरी करने वाले एलओटी को पेनल्टी से लेकर प्लॉट कैंसिलेशन तक का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ टीन शेड लगाकर फंक्शनल सर्टिफिकेट लेने का खेल अब मुश्किल होगा। जब लोग वहां पर इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं तो प्राधिकरण ने शहर को बसाने के लिए एक पहल शुरू की कि अब हम जो आप टेम्परेरी टीन सेट बना के और फंक्शनल करा के प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं उसको हम नहीं अप्रूव करेंगे, आपको पक्का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको अप्रूव करेंगे। अब जब कोई पक्का कंस्ट्रक्शन करेगा, कंपनी वहां लगाएगा, तभी फंक्शनल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं 2014-15 से जो इंडस्ट्री अलॉट है, 14-15 से लेके और दोबारा से हम 25-26 में खड़े हैं। आज 10 साल के अंदर कोई इंडस्ट्री लग के अगर रन में नहीं आई है तो कहीं ना कहीं आज की डेट में लोगों को वहां पर अभी ऐसा फील हो रहा है कि हम यहां पर कनेक्टिविटी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, या जो जिन लोगों का अलॉटमेंट हुआ है वो लोग उस प्रवृत्ति के नहीं है, वो बेच के निकल जाने वाले लोग हैं। तो इंडस्ट्री का भी काफी मात्रा में इस चीज पे इंपैक्ट पड़ेगा। एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और इंडस्ट्री, जब इन सब चीजों से जुड़े हुए लोग यहाँ आएंगे तब एक शहर बसा नजर आएगा। भाई इंडस्ट्री लगेंगी, लोग वहां काम करेंगे, लेबर क्लास वाले लेबर का काम करेंगे, अपर लेवल ऊपर का काम करेंगे, वही लोग यहाँ पर फिर इन्वेस्ट करके एंड यूजर बनेंगे। अपने कामकाज के आसपास आदमी रहना चाहता है, तो जब आसपास में कामकाज चालू होगा तब लोग आएंगे, रहेंगे। तो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग काम है, ऐसा नहीं है कि भाई साल 6 महीने में या 1-2 साल के अंदर आपको बहुत सुंदर शहर बसा दिखेगा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरह शहर बसा दिखेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये सारी चीज तो हो गई जहां पर अभी तक कुछ ना कुछ अड़चन रही हैं। इसके साथ अब 2 मुख्य बिंदु हैं, इसके बाद इस साल के अंदर 2 मुख्य बिंदु हैं, उन पर हम प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले यूपी इलेक्शन, उसके बाद ईडा स्कीम। ये दोनों ही रीसेल बाजार के लिए सबसे खतरनाक चीजें हैं। ईडा स्कीम कभी भी रीसेल बाजार को उभरने नहीं देती है। पहले प्राधिकरण का उस तरफ ध्यान नहीं था कि रीसेल बाजार जो घूमता है वो बाजार की लिक्विडिटी के ऊपर घूमता है। आज की डेट में पूरा फोकस बाजार की लिक्विडिटी पर ईडा का है। वो किसी को इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं देते, तब तक स्कीम लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले अभी इन्होंने एक स्कीम अभी लॉन्च की, उसका एप्लीकेशन फुल हुआ, स्क्रूटनी हुई, ड्रॉ हुआ, अलॉटमेंट हुआ। तुरंत बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 40 मीटर से लेके 300 मीटर तक के प्लॉट कमिंग सून। एक बार फिर से आपको यमुना प्राधिकरण एरिया में कम दामों में घर बनाने का सुनहरा मौका। जब इस तरह की न्यूज यहां के दिल्ली एनसीआर के या पूरे भारत के अखबारों में आएगी तो कहीं ना कहीं आदमी का ध्यान केंद्रित जाएगा कि एयरपोर्ट के पास, फिल्म सिटी के पास, इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास मात्र 36,260 रुपए में प्लॉट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को 80,000 70,000 से डाइवर्ट करके 36,000 पर लेकर आएंगे, क्योंकि डबल का अंतर है। बेशक प्लॉट ना निकले आपका, लेकिन आप अपना लक आजमाना जरूर चाहते हैं कि हो सकता है मेरा भी निकल जाए। नहीं निकलेगा तब बाजार से खरीद लेंगे। 36,260 रुपए का रेट है प्राधिकरण का अलॉटमेंट का, और बाजार में आज की डेट में 60, 65, 70,000 के आसपास का बाजार का रेट। तो कहीं ना कहीं वो डबल का अंतर है। तो आप ये मान लीजिए कि 3 से 4 महीने प्राधिकरण की हर एक स्कीम बाजार को रोक देती है। और ये साइकिल ऐसा नहीं है कि अभी चल रही है चलती नहीं रहेगी। इनके पास लैंड पैच की कमी नहीं है। अभी तक रिहाइश में इन्होंने सेक्टर 18 बसाया, 20 बसाया, 16 में अलॉटमेंट लाए, 17 में लाए, 22 डी में लाए, ए बी सी डी ब्लॉक, सेक्टर 24 ए में लेके आए, 15 सी में लेकर आए। अब इनके पास बहुत रिहाइश के सेक्टर हैं जहां ये रेगुलर इस तरीके से ही हर 4 महीने 6 महीने पे स्कीम लाते रहेंगे। अभी सेक्टर 5 है, 6 है, 4 है, 15 सी में ऑलरेडी इनके पास और स्पेस बचा हुआ है, 24 में इनके पास स्पेस, 18 में अभी भी अवेलेबिलिटी है स्पेस की।
तो ये हर 4 महीने पे रेवेन्यू कमाने के लिए ये स्कीम आती रहेंगी, क्योंकि आप मान लीजिए कि अगर 1000 प्लॉटों की स्कीम आती है तो 1 से 1.25 लाख आदमी उसमें रजिस्ट्रेशन करता है। जब 1.25 लाख आदमी 600 रुपए के हिसाब से देता है तो आप ये मान लीजिए 6, 7, 8 करोड़ रुपए तो इनके पास ऐसे ही आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के। और रजिस्ट्रेशन कभी कभी 2 लाख भी पहुंच जाते हैं, एप्लीकेशन 1,10,000 आती है, तो 10-12 करोड़ रुपए तो इन पे रजिस्ट्रेशन के आते हैं। प्लस जो पैसा आप जमा करते हैं 3 महीने, प्राधिकरण और बैंक उसको यूज करता है, तो एक वो भी इनको रेवेन्यू मिलता है। हर 3-4 महीने पे ये रेशियो है, रेगुलर ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि प्राधिकरण समझ चुका है कि किस तरीके से मेरे को अपनी मोनोपोली के साथ अपने प्राधिकरण को फाइनेंशियली मजबूत करना है, इस वाले पॉइंट से। अब इसके बाद बात करते हैं यूपी इलेक्शन। जिस राज्य के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस राज्य के अंदर आज की डेट में किसकी सरकार है, यह सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर के लिए मैटर करता है। अगर 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो इन 2-3 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिस विश्वास के साथ 2022 से पहले हो रहा था, उस विश्वास के साथ शायद नहीं होता। क्योंकि हर एक इन्वेस्टर पहले ऑब्जर्व करना चाहता है कि डेवलपमेंट में क्या रुकावट आ रही है, या डेवलपमेंट किस फ्लो में चल रहा है। अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट हो रही है तो उस सिचुएशन में एक इन्वेस्टर का ध्यान भटकता नहीं है, वो उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन अब यहां से आगे सबसे बड़ा पहलू क्या है कि उत्तर प्रदेश में फरवरी 2027 में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव फरवरी 2027 में, लेकिन आपको पता है चुनाव की तैयारी 3 से 4-5 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, शासन और प्रशासन लेवल पर। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर एक इन्वेस्टर यह सोचेगा कि पहले यह देख लेता हूं सरकार किसकी आ रही है। रेट में कोई चेंज आ नहीं रहा है तो मैं आज की डेट में इन्वेस्ट नहीं करता हूं, मैं करूंगा 2027 में अप्रैल मई के बाद इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहां पर सप्लाई की बहुत ज्यादा मात्रा है, मुझे हर कंडीशन पे प्लॉट मिल ही जाएगा और कुछ ना कुछ प्राधिकरण भी निकालती रहेगी, तब तक सस्ते रेटों में मैं अप्लाई करता रहूंगा। अगर इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट रिपीट होती है तो विकास की मात्रा जिस फ्लो में चल रही थी उस फ्लो में चलेगी। अगर सरकार के साथ कुछ भी 19-20 बात होती है इलेक्शन में तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट आएगी। दूसरी सरकार बनती है, वो अपने हिसाब से कार्य करेगी। आप पूरे भारत को उठा के देख लो, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या उसके बाद हम एमपी की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या बंगाल की बात कर लेना, आप पूरे भारत से इन्वेस्टर उस दिशा में बढ़ जाता है। क्योंकि पिछले 10 से 15 साल के अंदर देश ने जो प्रगति की है उस प्रगति की तरफ लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं। जो सरकार केंद्र में है वही सरकार अगर किसी भी राज्य में है, उस राज्य में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच में करार हो जाता है। डेवलपमेंट के हर एक प्रपोजल पर, हर एक प्रोजेक्ट पर मंजूरी मिल जाती है। अगर किसी राज्य में सरकार दूसरी है और केंद्र में दूसरी है तो वहां पर करार होने में, आपसी सहमति होने में टाइम लगता है। तो 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं दोबारा से इस बाजार को रोक भी सकता है और आगे भी लेके जा सकता है। दोनों ही बात है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं, यह बहुत मुख्य पॉइंट है,
अगर आपने ये सोचा ही नहीं है कि मुझे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल इन्वेस्ट करके रखना है, आपने सोचा ही है कि मुझे तो अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी, चाहता हूं कि जब 10 लाख रुपए मीटर का रेट होगा, 6 लाख रुपए मीटर का होगा, तब बेचूंगा मैं। सरकार किसकी आ रही है मुझे मतलब नहीं, विकास कैसे हो रहा है मुझे मतलब नहीं, मैं तो अगले 10 साल तक इस प्रॉपर्टी को देखूंगा भी नहीं। तो आप ठीक हैं एकदम। जिस लेवल के प्रोजेक्ट हैं वो ग्राउंड पे डेवलप हो रहे हैं, बट उनकी गति धीमी हो गई है। जो गति है वो गति से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक प्राधिकरण के अंदर आज की डेट में एनसीआर के जो प्राधिकरण है, तीनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, इनके जितने भी आला अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं करंट में जो सरकार है उसके किसी ना किसी काम में, इन्वोल्वेशन में बिजी हैं। आने वाला जो टाइम होगा फरवरी मार्च के आसपास, जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा, ये बात निश्चित है, आप ये बात अपने दिमाग में रख लो। इसको आप अन्यथा में मत लो, अदरवाइज में मत लो कि हम किसी पॉइंट पे नेगेटिव बात करें। ना हमने पहले नेगेटिव बात करी, ना हम आज कर रहे हैं, ना हम आगे करेंगे। बट हम जो बोल रहे हैं वो हम डीप ऑब्जर्वेशन के साथ बात कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो, वो मेरे शब्दों को, उन लोगों से मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन जब आप उस चीज को फेस करेंगे, अपनी खुली आंखों से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं उस दिन ठीक था, मैं सही बोल रहा था। अगर आप एक सेलर हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को सुन के हताश हो रहे होंगे, या आपने अभी करंट में कोई चीज खरीदी है तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि भाई मेरे खरीदी हुई प्रॉपर्टी के दाम कम होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं बात निश्चित है। या फिर आप एक बायर हैं, आपने अभी खरीदनी है, मन बना रहे, तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैं रुक जाता हूं, अपनी पूंजी को कम करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूं, जब कम हो जाएगी तब कम पैसे लगा के तब मैं ज्यादा चीज खरीदने की कोशिश करूंगा। बट ऐसा ही होना है, हम दावा नहीं कर रहे हैं किसी बात का, लेकिन दावे में 90% ये बोल सकते हैं कि आप को जो हमने कल वीडियो दी थी वो आपको 90% सही सिद्ध होगी। अगर आपके पास मेरी बातों का कोई काट है, या आपको लगता है ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस चीज को अदरवाइज में या बुरा नहीं मानेंगे। हो सकता है हमसे ज्यादा डीप ऑब्जर्व आपने कर रखा हो, या आपके पास कोई अंदर खाने ऐसा न्यूज हो जिससे आपको ये लग रहा है कि 8-10 महीने में बहुत तगड़ा बूम आने वाला है, और जो रेट आप आज की डेट में 55-60 हजार रुपए का है, वो रेट आने वाले टाइम में 1.25 लाख या 1 लाख का होने वाला है साल भर में। अगर आप पे ऐसा है तो आप बता दो। लेकिन हम अपने ऑब्जर्वेशन से, बाजार के ऑब्जर्वेशन से आपको ये जरूर बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको 50,000 रुपए मीटर यमुना प्राधिकरण का प्लॉट देखने को मिलेगा, एक सामान्य प्लॉट। अगले 2 से 3 महीने के अंदर जैसे जैसे समय आगे की तरफ, इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, वो 50 से आपको नीचे आता हुआ भी नजर आएगा, 40,000, 45,000 के आसपास। तो हमारा जो अनुमान है, हमारा अनुमान यह है कि एक 300 मीटर का सामान्य प्लॉट थोड़ा सा दबी हुई पॉकेट के अंदर 1.25 करोड़ रुपए में आपको मिलेगा। एक 55-60 का तो आपको दबी हुई पॉकेट में आज भी मिल रहा है। आप बोलो कि 5 प्लॉट चाहिए मेरे को 1,55-60 लाख रुपए में, मैं 5 प्लॉट आपको बिना फेसिंग देखे, बिना कुछ, 300 मीटर का सरकारी अथॉरिटी का प्लॉट, मैं 1,55-60 में तो आपको 5 प्लॉट आज भी दे दूंगा। लेकिन यहां से आगे आपके पास एक होप अभी 8-10 महीने तक ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे आप ये दावा कर सको कि ये यहां से प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अगर मैं आपसे कोई सही बात कह रहा हूं तो आप उसको अच्छे से डीप ऑब्जर्व करो, उसके बाद आप डिसीजन लो आपको क्या करना है। अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, जो आपने फिगर दिमाग में सेट कर रखी है आपको वो मिलेगी।
बट अगर आप शॉर्ट टाइम गेमर हो कि आपको साल 6 महीने में पैसे अपने निकालने हैं, तो आपको पैसे जो आज मिल रहे हैं उससे कम ही मिलेंगे, इलेक्शन से पहले ज्यादा नहीं मिल सकते। कहीं ना कहीं आज की डेट में जितना भी इन्वेस्टमेंट फैला हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली 5 सालों को छोड़ के दूसरी 5 सालों में बहुत नई नई स्कीमें, नए नए अथॉरिटी द्वारा अलॉटमेंट्स या नया डेवलपमेंट बहुत अनाउंस हुआ है। अगर वो सरकार जिसने अनाउंस किया है वो कंटिन्यू करती है तो वो प्रोजेक्ट एकदम से आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर वो सरकार रिपीट नहीं होती है, उसमें कुछ इफ नॉट बढ़ रहा, तो उस पर कुछ दिन के लिए, साल भर के लिए पूर्ण विराम लगेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा गवर्नमेंट थी, 12 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी आई। उस दौरान जिस यमुना एक्सप्रेसवे को आज हम यूएसपी बताते हैं, यह यमुना एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया था। उसी दौरान इलेक्शन हुआ और उसी दौरान सरकार चेंज हो गई। आप ये मान लीजिए केवल एक नॉर्मल अप्रूवल के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए 8 महीने का टाइम लगा था, केवल एनओसी लेने के लिए दूसरी सरकार से। काम होने की बात नहीं, केवल एनओसी की। आचार संहिता लगने के कारण वो चालू नहीं हो पाया था। पहले बसपा गवर्नमेंट में चालू होने वाला था, एकदम आचार संहिता लगी, फिर सरकार चेंज हो गई। दूसरी सरकार बनने के बाद 8 महीने बाद दोबारा से एयरपोर्ट शुरू हुआ, दोबारा से एक्सप्रेसवे शुरू हुआ। जब एक एनओसी में इतना टाइम लग सकता है तो विकास में कितना टाइम लगेगा, उसको आप आंक लो। यहां पर आज की डेट में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने मन को बना लीजिए कि हमको 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। फ्यूचर है, प्रोजेक्ट हैं, इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़ा लैंड पैच है। फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी सुगम है भविष्य की। एयरपोर्ट बड़ा होगा, अभी 1 लेवल है, 2 लेवल पे आएगा, 3 पे आएगा, 4। लेकिन इसमें जो आज की आप जनरेशन ने इन्वेस्ट किया है, आपकी दूसरी जनरेशन इसमें उस चीज का आनंद या उस चीज का लुत्फ ले सकती है। आप सोचो कि हम 5 साल बाद एकदम अल्ट्रा लग्जरी शहर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आदमी अपना घर बनाता है 300 मीटर का, 200 मीटर का, उसको भी 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं बनाने में, सही तरीके से फिनिशिंग के साथ बनाने में। यहां एक शहर बसने की बात है, तो आप ये मान लीजिए इतना बड़ा शहर बसाने के लिए प्राधिकरण को बहुत सारी मोनोपोली बनानी पड़ती है। ये तो वो है जब किसी कागज में कोई रुकावट नहीं आएगी तब की बात है। अगर किसी चीज में कोई रुकावट आती है तो सरकारी काम आपको पता है बिना पेपर के आगे बढ़ता ही नहीं है। अगर हमारी बात से आप कुछ हद तक भी संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट के माध्यम से हमें यह जरूर बताएं कि आपसे की गई वार्ता में आपको कोई पॉइंट ऐसा लगा हो कि हम अनएथिकल बातें कर रहे हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस कमेंट से कुछ सीखेंगे, बुरा नहीं मानेंगे और उसको उस पर ज्यादा वर्किंग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे दिल के करीब आएगा। हम आपको ये डाइवर्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप ये मत खरीदो या ये बेच दो, ये खरीद लो। हम यहां पर आज इस वीडियो के दौरान ना तो आपको कुछ बेचने आए हैं और ना ही आपको कुछ खरीदवाने आए हैं। जमीनी हकीकत से, वास्तविकता से आपको जोड़ने आए हैं कि भविष्य में 8-10 महीने के अंदर यह होने वाला है। और रियल एस्टेट सेगमेंट में यह कोई नई बात नहीं है। जब कोई बाजार
10 गुना तक चला जाता है 3-4 साल के अंदर, तो करेक्शन आ भी जाता है, ये इसमें कोई डिनाई नहीं है। तो इस चीज को आप अनएथिकल मत लो, आप इस चीज को सही दिशा में लो कि यहां से आगे हमें किस तरीके से वर्किंग करनी है, यहां से आगे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार कमेंट में पूरी वीडियो देखने के बाद छोटी सी 2 लाइन जरूर लिखे। लाइन अच्छी भी हो सकती है, लाइन खराब भी हो सकती है, वो नजरिया है। अगर हम उसे अच्छी नजर से देखेंगे खराब चीज को भी, तो हमें अच्छी लगेगी। अगर आप कोई हमारे दिल के करीब की कोई बात बोलेंगे तो वो उसको हम अच्छे से लेंगे और उस पर वर्किंग भी करेंगे, उसको अनएथिकल नहीं लेंगे, हमें बुरा लगेगा आपने ऐसा क्यों बोला। सबका अपना विवेक होता है, सोचने का तरीका होता है, आदमी अपने विवेक से अपने शब्दों का वर्णन करता है। तो अभी आज की इस वीडियो को मैं करता हूं समाप्त। रेगुलर डीप डिस्कशन के साथ, डीप एनालाइजेशन के साथ, जैसे आज 4 से 5 टॉपिकों पर बात की, एक एक टॉपिक समझाया, कोई हवा में नहीं, आप सर्च कर लेना, गूगल कर लेना कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। पर डे आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें मिलेंगी। मैं नहीं चाहता कि आप यहां से आगे जो भी इन्वेस्टमेंट करो या जो बेचना चाह रहे हो उनका कोई पैसा व्यर्थ जाए। आप और वेट कर लीजिए। मानो आपने जब 2009 से लेकर 20 तक इतना स्ट्रगल भरा टाइम था कि आप लोन करा के ईएमआई दे रहे हैं, ऐसे ईएमआई दे रहे हैं, वो समय आपने निकाल दिया, तो ये तो कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल का समय है। इसको आप अपने हौसले के साथ, मनोबल के साथ आप इसको लें और इस पर जो भी वर्किंग करें पूरा बाजार ऑब्जर्व करके तब आप इस पर वर्किंग करें। अगर आपको लगता है मेरे को 5-7 साल के लिए प्रॉपर्टी छोड़नी है तो आप 5-7 साल के लिए छोड़ दीजिए, आप वहीं उसी रेट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि 6 महीने बाद पैसे निकालने वाला हूं, तो आपको मैं पहले ही अवगत करा देता हूं, आप नीचे, आज के रेट से नीचे आप देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे। अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे कल किसी दूसरी वीडियो के साथ, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अगर कहीं भी कोई त्रुटि नजर आई हो तो कमेंट में बताएं, उस पर हम वर्किंग करके एक अच्छी हमारी डेडिकेटेड टीम वीडियो बनाएगी, उस पर फिर हम विचार करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। आपको यमुना एक्सप्रेस से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेरी हो, हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम से आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, जो आपको सुगम प्लेटफॉर्म लगे वहां से आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे। नमस्कार साथियों।